हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। मेरे प्यारे बच्चों, आज टॉप 10 क्वेश्चन लेके फिर से मैं हाजिर हूँ। जैसा कि उत्तराखंड एग्जाम बोर्ड चले हुए हैं, उस सिलसिले में हम एक नई सीरीज चला रहे हैं जिसमें टॉप 10 क्वेश्चन बोर्ड के जो महत्वपूर्ण है, वो जो बार बार पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी में से आज जो उसी सीरीज में जो पहला क्वेश्चन आज होगा, वो अब उससे पहले आप कॉपी पेन लेके आ जाइए, ठीक है, क्योंकि कॉपी लिखना बहुत जरूरी है। लिखने से आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम नोट डाउन करते हैं। और अगर बिल्कुल वीडियो पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज काला बटन दिख रहा है ना यहाँ पर, इसको दबा दें और उसके नीचे शेयर का बटन है तो जल्दी से शेयर भी कर दें 5 अपने वेलफेयर फ्रेंड को जिनका आप वेलफेयर चाहते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, जो आज टॉप 10 सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे तो कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है? द्रव क्यों कहा जाता है, ये है पहला क्वेश्चन। तो कांच को क्यों अतिशीतित द्रव कहा जाता है, इसका आंसर लिखेंगे हम। आंसर, आपको आंसर आता है तो जल्दी कमेंट करो कि मुझे आता है, आई नो, जल्दी से कमेंट करो। तो कांच को अतिशीतित द्रव इसलिए कहते हैं क्योंकि कांच अक्रिस्टली ठोस है, अक्रिस्टली ठोस है। ओके, ठोस है तथा इसमें द्रव की भांति बहने का गुण होता है, बहने का गुण होता है, ये है, ठीक है। तो कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं? क्योंकि कांच एक अक्रिस्टली ठोस है। जैसे कि हम जानते हैं ठोस 2 प्रकार के होते हैं, अक्रिस्टली, क्रिस्टली, और इसमें द्रव की भांति में बहने का गुण होता है, किसमें? अक्रिस्टली में, जिसको आभासी ठोस भी कहते हैं। तो इसलिए इसका नाम होता है अतिशीतित द्रव। तो इसको जल्दी से लिख लो, बहने का गुण वाली बहने नहीं, हाँ बहने, मुझे बहने दे, बहने नहीं, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड है हमारा। सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम H2O में विलय किया गया, ठीक है, विलय किया गया। प्राप्त बिलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो मोललता निकालना है। तो आंसर मोललता निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक फॉर्मूला लिख देते हैं मोललता का। और मोललता को किससे लिखते हैं हम? स्मॉल m से, है ना। मोललता स्मॉल m से इसको इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और इस बराबर क्या होता है? विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या निकाल दी और अपॉन में क्या लिख दिया? विलायक का द्रव्यमान, क्या? द्रव्यमान। वो भी किस में लेना है आपको? किलोग्राम में, कीप इन माइंड, किलोग्राम में। बस ये हो गया। तो हमें सबसे पहले इसके लिए मोलों की संख्या निकालनी है, ठीक है। और मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, जल्दी से बता दो मुझे। N = होता है जितना NaCl दिया है 14.625, और इसको डिवाइड किससे करते हैं? उसके अणुभार से। अब नमक का अणुभार कितना होता होगा? देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये 11 और इसका 23, और यहाँ पर क्या होता है? क्लोरीन का कितना होता है?
17 और यहाँ होता है 35.5। ये द्रव्यमान संख्या है और ये क्या है, परमाणु भार। ठीक है, तो हमें अणुभार निकालना है सोडियम क्लोराइड का। तो अणुभार बराबर क्या हो गया, देखो 23 और 35.5 को ऐड कर दिया तो कितना आ गया 58.5, ये आ गया। ठीक है, तो 58.5 ये हो गया। यहाँ पर ये क्या निकल के आगे, ये नंबर ऑफ मोल। और फिर द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान भी निकाल देते हैं हम विलायक का। वो कितना है 250 ग्राम। 250 को कितने से डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो 1000 से ये हो गया 1/4 किलोग्राम। तो ये समझ में आ गया सबको, है ना आसान। यस, अब हम क्या करना है, हमको बस हो गया आउटपुट कर देना है। तो स्मॉल m इज इक्वल टू हो गया 14, इसको लगभग 15 कर सकते हैं हम, 15 कर सकते हैं। यस 15 और ये हो गया 58.5 और अपॉन में क्या करना है 1/4। तो 1/4 का मतलब क्या हुआ, और ये मोल है, हाँ ये मोल है और ये किलोग्राम है, किलोग्राम। तो मोल ये हो गया 15.58.5 इंटू 4/1। ठीक है, और यहाँ पर हो गया यूनिट बनी रहेगी, यूनिट लिखना मत भूलना, मोल अपॉन क्या हो गया किलोग्राम, ये हो गया। ठीक है, तो बस इसको डिवाइड कर दो अब, ये हो गया 60, ओके, अपॉन क्या हो गया 58.5 मोल अपॉन किलोग्राम, ये इसकी क्या आ गई, ये आ गई इसकी मोललता। अब इसको डिवाइड भी कर सकते हो आप। अब लगभग कितना आएगा, ये लगभग आएगा अगर इसको 1.0 और ये 59 अप्रॉक्स लिख देते हैं 5। ओके, आप देख लेना, ओके आगे पीछे, ये हो गया बट्टे किलोग्राम। ये गलत भी हो सकता है, हाँ यस, मैंने अप्रॉक्स कर दिया है 1.05, इसकी क्या हो गई मोललता हो गई। और अगर ये डिवाइड करके नहीं आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करके बताना कि कितना डिवाइड करके आ रहा है। ठीक है, मैं कमेंट देखूंगा। ओके, ये में गलत भी होगा, ठीक है, ये गलत होगा, जल्दी से डिवाइड करो। और ये बायोलॉजी वालों के लिए स्पेशल। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मोललता निकालना जरूर आएगा, उसमें कैलकुलेशन होती है, बट फॉर्मूला बहुत ईजी होता है। मोललता और मोललता का दोनों का सेम ही है, बट यहाँ पर क्या होता है द्रव्यमान, वहाँ क्या होता है किलोग्राम। ठीक है, तो अब हम इसे इरेज करते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। आपने नोट कर लिया ना क्वेश्चन नंबर 2? और डिवाइड करके जल्दी कमेंट करना, मैं कमेंट देखूंगा। पवन, वैभव, जो देख रहे हैं कमेंट करना। ये हो गया, हमने इसको भी इरेज कर देते हैं, जल्दी से नोट कर लो भी, एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया, अब मैं इरेज कर देता हूँ। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही दिल का सुकून। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मार्कर नहीं चल रहा है, इसका मतलब इसमें बैठनेस है थोड़ी सी, इसको ट्राई करते हैं। ये मार्कर चलाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को क्या है, उप सहसंयोजन यौगिक तथा द्विक लवण में
लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। ये है, तो ये उपसहसंयोजन यौगिक से क्वेश्चन आ रखा है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो आंसर, और ये एनसीईआरटी के दूसरे पेज में ही लिखा गया है ना, तीसरे पेज में आंसर नंबर 3। तो उपसहसंयोजन यौगिक और द्विग लवण में अंतर स्पष्ट करना, तो लिख देते हैं हम उपसहसंयोजन यौगिक, और यहां लिख देते हैं हम द्विग लवण। ये हो गया हमारा लवण। ओके, तो अब यहां देखना इसका अंतर क्या है। उपसहसंयोजन यौगिक यह जल में वियोजित नहीं होते हैं। ये देखो, समझ में आया आपको? यानी ये पानी में अगर इनको डालेंगे ना तो ये अपने आयन में डिसोशिएट नहीं होते हैं, ठीक है। ब्रैकेट वाला जो ब्रैकेट में होता है ना, स्क्वायर ब्रैकेट में, वो डिसोशिएट नहीं होता है। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है उसमें एक लिगेंड होता है, एक केंद्रीय परमाणु होता है ना। लिगेंड केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन देता है, तो वो कभी पानी में जाके वियोजित नहीं होगा। यानी लिगेंड अलग और तुमने सोचा कि केंद्रीय परमाणु अलग, ऐसा नहीं होगा। किसमें? उपसहसंयोजन यौगिक में। लेकिन ऑन अदर हैंड द्विग लवण में ऐसा होता है कि वो अपने आयन में टूट जाते हैं सारे के सारे। तो द्विग लवण यहां पर लिखेंगे यह जल में वियोजित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। ये जल में क्या हो जाते हैं? वियोजित हो जाते हैं पूर्ण रूप से। और द्विग लवण मतलब क्या हो गया? इसमें डबल सॉल्ट हैं, 2 सॉल्ट मिलके बना रहे हैं। अब एग्जाम्पल में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिखा और एग्जाम्पल में हमने लिख दिया फिटकरी। ओके, फिटकरी। ये तो फिटकरी में भी क्या होता है? डबल सॉल्ट होता है, ठीक है। जैसे आपको पता भी होगा, क्या फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4 है ना, डॉट Al2SO4 का 3 है ना, और फिर 24H2O। देखो ये सॉल्ट और ये डबल 2 सॉल्ट हैं इसमें, ठीक है। तो इसको इसलिए डबल सॉल्ट बोलते हैं, द्विग लवण बोलते हैं। 2 लवण है इसमें, 2 नमक हैं, ठीक है। और इनको अगर पानी में डालेंगे तो पोटेशियम अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा, एल्युमिनियम अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग, पानी तो पानी है, ठीक है। ये और यहाँ जबकि दूसरे, यहाँ भी एग्जाम्पल लिख देते हैं हम एक, जैसे K4CuCN6। ये देखो, ये हमने कोई कॉम्प्लेक्स लिख दिया। अब जब हम पानी में डालेंगे ना इसको, ये तो बाहर हो जाएगा, ये तो काउंटर आयन है, ये कॉम्प्लेक्स का कोई पार्ट नहीं होता है, ठीक है। जो मतलब यानी उपसहसंयोजन यौगिक ये होता है अंदर वाला, ठीक है। ये कभी नहीं टूटेगा, ये तो अलग हो जाएगा, ये तो काउंटर आयन है, ठीक है, ये काउंटर आयन है। तो ये हो गया अंतर। जल्दी से इसका आंसर लिख लो। तो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 4th की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4th क्या है? कारण समझाइए, कारण समझाइए कि डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरकी गुण, मेरे साथ नोट करते हुए भी जाना, ठीक है। उत्प्रेरकी गुण प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब आंसर बहुत आसान है। ये मैं एक चीज बताता हूं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना, डी ब्लॉक के एलिमेंट, सिर्फ डी ब्लॉक के एलिमेंट ही उत्प्रेरक जैसा काम करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? देखो आंसर क्या है, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक के तत्व अपनी ऑक्सीकरण संख्या को
परिवर्तित कर सकते हैं, परिवर्तित 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 कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये है। तो जो भी अपनी ऑक्सीकरण संख्या को क्या कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, ठीक है, ये अपनी ऑक्सीकरण संख्या को परिवर्तित, यानी एक से ज्यादा वो अपनी ऑक्सीकरण संख्या दिखा रहा है तो वो उत्प्रेरक जैसा व्यवहार करते हैं। जैसे सोडियम है, ठीक है, सोडियम की बात करें, सोडियम है, सोडियम हमेशा +1 दिखाता है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या आती है, +1 आती है। कभी बदलती है, नहीं बदलती, ये बदलता ही नहीं है, ये परिवर्तित नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये सोडियम कभी भी उत्प्रेरक जैसा व्यवहार नहीं कर सकता, सोडियम कभी भी उत्प्रेरक जैसा व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि ये अपनी ऑक्सीकरण संख्या को परिवर्तित नहीं कर रहा है। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो अपनी ऑक्सीकरण संख्या को परिवर्तित कर देते हैं, तो कभी +1 दिखा देंगे, कभी +2 दिखा देंगे, कभी +3 दिखा देंगे, ओके, वो बहुत ज्यादा वेरिएंट आता है उनमें, तो इसलिए वो क्या होते हैं, अच्छे उत्प्रेरक जैसा व्यवहार करते हैं, ओके, इसे इरेज कर देते हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। अब हम चलते हैं 5th में, ठीक है, 5th में लिखने से पहले हम इसे इरेज कर देंगे। और अब एनसीईआरटी बुक है ना आपके पास, तो उसमें हाईलाइट कर देना ये वाला क्वेश्चन, डी ब्लॉक निकालो जल्दी, वहां पर उत्प्रेरकी गुण होगा डी ब्लॉक में, ठीक है, उसको हाईलाइट करो, वहां पर लिखा है कि ये उत्प्रेरक जैसा व्यवहार क्यों करते हैं, ठीक है, उसे भी हाईलाइट कर दो, जिससे आपके माइंड में सेट आउट हो जाएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर यहां था, ओके। एनसीईआरटी बुक निकाल के रखो मेरे सामने। ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th है, जल में मिले 2 विटामिनों के नाम बताओ। जल में मिले, जल में मिले 2 विटामिनों, 2 विटामिनों के नाम लिखिए, के नाम लिखिए, ये है। तो विटामिन, जो आंसर क्या है इसका, आंसर तो हम यहीं पे लिख देंगे, आंसर है इसका आंसर नंबर 5th, ओके। तो जल में मिले विटामिन कौन से होते हैं, BC, है ना, BC गाली नहीं है रे ठीक है, विटामिन B एंड C, ओके, विटामिन B और C, B और C, ये विटामिन B और C 2 होते हैं जो क्या होते हैं, जल में विलेय होते हैं। और BC के अलावा जो विटामिन होते हैं वो वसा में विलेय होते हैं, ठीक है, वसा यानी फैट, ओके। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 की, इसे नोट कर लेना और जल्दी से चले जाओ लास्ट चैप्टर में, ठीक है। और वहां विटामिन है ना, जहां पर विटामिन है, यस, वहां विटामिन में हाईलाइट करो कि कौन कौन से विटामिन जल में विलेय होते हैं और कौन से विटामिन वसा में विलेय होते हैं, उसे हाईलाइट कर देना येलो वाले से, ओके। हाँ, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्या होता है, क्या होता है जब फिनॉल को, जब फिनॉल को, आप ये क्वेश्चन को नोट भी करते रहना, हाँ, फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो बताना है कि क्या होता है जब हम क्या कर रहे हैं, फिनॉल को चूर्ण के साथ गर्म कर रहे हैं। तो आंसर है, तो आंसर में आंसर नंबर 6 कर देते हैं। और फिनॉल बनाओ पहले, सबसे पहले फिनॉल तो ये होता है ना बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप, ये फिनॉल हो गया, ये फिनॉल है। फिनॉल की रिएक्शन किससे करनी है, जिंक से। और देखते हैं, थोड़ा गर्म भी कर देते हैं, गर्म भी कर, ये किसका साइन है, ये ट्राइंगल जैसा बनाते जो, ये गर्म करने का साइन होता है, ठीक है, यस, ये डेल्टा नहीं है यहाँ पर। अब देखना, सारे जो मेटल होते हैं ना वो क्या होते हैं, अपचायक होते हैं। क्या होते हैं, अपचायक, यानी इसका अपचायन कर देंगे, यानी अपचायक मतलब ऑक्सीजन को यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है, ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो ऑक्सीजन निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बन गया, ये
और यहाँ पर बन गया जिंक ऑक्साइड, जिंक के पास चला गया। तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम तो बेंजीन हो गया, ठीक है, बेंजीन, ये बेंजीन है। और ये क्या था? फिनॉल था, ठीक है, फिनॉल। जल्दी से इसे लिख लो। और ये बुक में लिखी गई है, एनसीईआरटी बुक में। जल्दी से इसको ढूंढो, फिनॉल की रिएक्शन जिंक के साथ, ठीक है। फिनॉल वाले चैप्टर में जाओ और जल्दी से वहां पर उसको हाईलाइट करो, हाईलाइट करो एट दिस मोमेंट। हाँ, ये आपने कर दिया होगा ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 से पहले हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। अब देखो, हाँ, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 7 नंबर का। तो 7 नंबर का क्वेश्चन है, बैंड सिद्धांत के अनुसार, बैंड सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार, के अनुसार, के अनुसार चालक एवं अर्धचालक में विभेद कीजिए। तो अब चले जाओ आप सीधे ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में जो बैंड सिद्धांत है ना, वो डेफिनेटली आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पवन कह रहे थे कि कुछ टॉपिक बताइए क्या सर, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो पवन कीप इन माइंड, मैं टॉपिक भी बता रहा हूँ, टॉपिक के साथ साथ मैं ये भी बताने जा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन उस टॉपिक से अराइज किए जा सकते हैं। कीप इन माइंड पवन, ओके। हाँ, मैं एक वीडियो लेके आऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, उस पर भी लेके आऊंगा। लेकिन अभी एट दिस मोमेंट ये टॉपिक को हाईलाइट कर दो। कौन सा टॉपिक? बैंड सिद्धांत। तो बैंड सिद्धांत के अनुसार बताइए कि चालक और अर्धचालक में क्या विभेद होता है। तो ये ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था एनसीईआरटी बुक निकालो, आपके पास जो भी बुक है उसमें इस बैंड सिद्धांतों को एट दिस मोमेंट हाईलाइट करो, कीप इन माइंड, ओके। अब हम इसका आंसर करते हैं, ओके। तो आंसर क्या है इसका? आंसर नंबर 7, ओके। तो बैंड सिद्धांत के अनुसार बताना है, ठीक है। तो बैंड सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले 2 प्रकार के बैंड होते हैं, ठीक है, 2 प्रकार के। तो यहां पर हम लिखेंगे चालक की डेफिनेशन पहले, चालक, ठीक है। तो चालक की क्या परिभाषा है बैंड सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। चालक की होती है जो संयोजक बैंड होता है, ठीक है, संयोजक बैंड वो चालन बैंड के मध्य ऊर्जा का अंतर लगभग शून्य होता है, यानी वो ओवरलैप कर जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? देखो, ये हमने बनाया एक बैंड, ये, ठीक है, और दूसरा बैंड हमने ये बनाया है। ये कौन सा बैंड है? ये बैंड है संयोजक बैंड को अर्धपूरित बैंड भी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहीं रहते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करेंगे। और ये बैंड कौन सा कहलाता है? चालन बैंड, ठीक है, चालन बैंड। ये इनके बीच जो ऊर्जा का अंतर है ना, वो तो बहुत कम होता है, या तो बहुत कम होता है या क्या कर लेता है, वो अध्यारोपित कर जाता है, ओवरलैप कर जाता है। ओवरलैप मतलब एक दूसरे के गोद में बैठ जाते हैं, इतने पास आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहां से आसानी से ऊपर को चले जाते हैं, जिससे क्या हो जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकती है, कंडक्टर कर सकती है, ठीक है। ये किसका फिगर हो गया? आपको इसमें फिगर भी बनाना है, ठीक है, कीप इन माइंड। लिखने के साथ साथ एक ड्रॉ भी करना है, ओके। ड्रॉ से ज्यादा समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या करना है? अर्धचालक। तो अर्धचालक की परिभाषा देखना। हाँ, अर्धचालक की परिभाषा क्या है? संयोजक बैंड
वो चालन बैंड के मध्य ऊर्जा का अंतर होता है। ओके, यहाँ पर होता है लिख दिया, होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन संयोजक बैंड से चालन बैंड में पूर्ण रूप से नहीं जा पाते हैं। ठीक है, नहीं जा पाते हैं, ये है, बस हो गया इतना। यहां पर क्या होता है, इस वाले में तो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, नगण्य गैप, और इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजक बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं। और चालन बैंड को हम रिक्त बैंड भी कहते हैं, क्योंकि वो तो खाली होता है। और इसको क्या कहते हैं, अर्धपूर्ण बैंड भी कहते हैं, क्योंकि आधे इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। जब इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो वो यहां से यहां जंप करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, कंडक्ट होगी। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किससे होती है, जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का होता है। कीप इन माइंड। अब इसका हम डायग्राम भी बना देते हैं। डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर हमने बनाया ये बैंड और ये बैंड के बीच इतना गैप रख दिया। ठीक है, ये कौन सा है, संयोजक बैंड। ठीक है, ये, और ये कौन सा बैंड हो गया, ये हो गया चालन या चालक बैंड। ओके, ये, और इसके बीच जो बैंड गैप है वो है जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कम जा रहे हैं। आपने यहाँ इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, आपके 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 के 10 नहीं जा रहे, कितने जा रहे हैं, सिर्फ 5 ही जा रहे हैं। यहाँ 4 हैं तो 2 ही जा रहे हैं। तभी तो अर्ध मतलब क्या होता है कि आधे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी आपने 10 वोल्ट दी तो यहाँ 5 ही वोल्ट जाएगी। कीप इन माइंड। ओके, तो ये हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो जल्दी से इसे नोट करो, बैंड सिद्धांत। और एनसीईआरटी बुक में अगर ये कहीं दिख रहा है वहां, ठीक है, और आपके पास जो भी बुक है केमिस्ट्री की, ओके, उसमें हाईलाइट जरूर करो, येलो वाले हाईलाइटर से जल्दी से करो। क्योंकि हाईलाइटर से जब हाईलाइट करते हैं तो ऐसे मतलब कॉन्फिडेंस आता है कि हमने स्टडी किया था। अगर अगली बार तुम इसको देखोगे, ठीक है, तुम्हें लगेगा कि मैंने पढ़ा है करके, तो उससे कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं एक बार पढ़ लिया है, अब दूसरी बार पढ़ूंगा तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, है ना। यस, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, उससे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। आपने नोट कर लिया ना, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से नोट ही कर लो, पॉज कर लो वीडियो को, इसे इरेज कर देते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एमिनो की पहचान की विधि का वर्णन कीजिए। विधि का वर्णन कीजिए इन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो ये है मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हले, मेरे नीले। तो आंसर हम लिख देते हैं, अरे आंसर। अब बताओ, एमीन वाला चैप्टर निकालो जल्दी से पहले, ठीक है। और एमीन में ये पता करो कि प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन की पहचान किससे करते हैं।
हिंसबर्ग है ना, देखो जल्दी देखो, हिंसबर्ग आ रहा होगा, तो हिंसबर्ग ही पहचान करता है। एमीन वाले में सिर्फ एक ही है, और जबकि अल्कोहल वाले में ल्यूकास परीक्षण है ना, तो वहां ल्यूकास परीक्षण पता करता है कि कौन प्राथमिक अल्कोहल होगा, द्वितीयक अल्कोहल होगा, तृतीयक अल्कोहल होगा। उसे भी हाईलाइट करो, जल्दी से जाओ, वीडियो को पॉज कर लो तब तक, कि उसको हाईलाइट करो। ल्यूकास परीक्षण, वो अल्कोहल पेपर में आता है कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल को कैसे अलग अलग करोगे, तो वो ल्यूकास परीक्षण से करते हैं, और जबकि एमीन में वही काम हिंसबर्ग से करते हैं। ठीक है, किससे करते हैं? हिंसबर्ग से। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक लिख देता हूं मैं पहले, हिंसबर्ग अभिकर्मक, अभिकर्मक। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है? C6H5SO2Cl, ये होता है। ठीक है, ये हिंसबर्ग अभिकर्मक है। इसको अगर ओपन करें तो बेंजीन है ये बेंजीन, और बेंजीन में क्या लगा है? 2, और ये Cl है। ये हमारा हिंसबर्ग कैटेलिस्ट है, आई मीन हिंसबर्ग रिएजेंट है। यही पता करता है कि कौन प्राथमिक होगा, कौन द्वितीयक होगा, कौन तृतीयक होगा। तो इसमें कैसे पता करते हैं देखना हम, अगर हिंसबर्ग को हमने पहले देखना प्राथमिक एमीन के लिए, ठीक है, एमीन के लिए कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले हम हिंसबर्ग की अभिक्रिया किससे कराया हमने? जो प्राथमिक एमीन था, ओके, प्राथमिक एमीन हमने ये NH2, ये प्राथमिक एमीन। तो प्राथमिक एमीन से जैसे अभिक्रिया कराई तो -HCl निकल गया, और ये बन जाता है C6H5। एक यहाँ से H निकला और यहाँ का Cl निकला, तो ये देखो C6SO2 ऐसे ही रहा, और यहाँ पर NH और यहाँ पर लग गया R, ये बन गया, इसके बीच बॉन्ड आ गई। ठीक है, ये बन गया। ये क्या होता है पता है? ये होता है PPT, अवक्षेप। क्या होता है ये? अवक्षेप, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम? PPT, ओके। प्रिसिपिटेट, यानी ऐसा चीज जो जल में विलय नहीं होता है। ठीक है, जो जल में विलय नहीं होता है। तो अब हम इसमें क्या डालते हैं? KOH। क्या डालते हैं? KOH। और जैसे ही KOH डालते हैं तो क्या होता है बताओ जल्दी से, आपके पास तो बुक है, बुक में दिख रहा है ना, बुक में दिख रहा है। तो जैसे ही हम KOH डालेंगे तो ये बदल जाएगा, ये उसमें ना, ये जो PPT है उसमें घुल जाता है। क्या होता है? उसमें घुल जाता है। तो देखो हमने घोल दिया C6H5SO2 और NR नेगेटिव, और ये हो जाएगा K पॉजिटिव, और क्या निकल गया? H2O, क्योंकि हमने बेस से रिएक्शन कराई। ये बेस ने क्या किया? इस H को ले गया, OH ने इस H को ले गया, तो वाटर निकल गया, और इस पे क्या चार्ज आ गया होगा? नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज दिख रहा है आपको। ठीक है, ये हो गया। तो और ये क्या होता है? जल में विलय, यानी इसको छोड़ देते हैं। अब देखो कैसे पता कि हमने प्राथमिक एमीन लिया, उसमें हमने हिंसबर्ग अभिकर्मक डाला, उसने एक PPT बनाया, और उस PPT को अगर हमने किस में डाला? कोई क्षार में डाला, तो वो उसमें घुल गया। उस अवक्षेप को अगर हमने किस में डाला? क्षार में डाला, तो वो घुल गया। तो वो हम पता कर लेंगे कि हाँ, अगर वो घुल गया तो वो क्या है? प्राथमिक एमीन है। तो ये होती है उसकी रिएक्शन, ओके। और इसी को शब्दों में भी लिखना है। अब हम सीधे उसके लिए लिख देते हैं, किसके लिए? सेकेंड डिग्री के लिए, यानी द्वितीयक एमीन के लिए। द्वितीयक एमीन, जो ये द्वितीयक लिखा ना, द्वितीयक को सेकेंड डिग्री ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, इसी का रिप्रेजेंटेशन है एमीन के लिए। ठीक है, तो इसमें भी वही सेम क्या करते हैं? C6 पहले हिंसबर्ग से अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है NH, ओके। तो ये अभिक्रिया तो कर देता है इसके साथ, ये द्वितीयक है, और -HCl निकल भी जाता है, C6H5SO2, और यहाँ पर हो जाता है N, और ये 2 R इसके साथ लगे रहते हैं, और ये निकल गया। ठीक है, ये बन गया हमारा, ये भी अवक्षेप बन गया, एक अवक्षेप। ठीक है, अब ये अवक्षेप को अगर हमने KOH में डाला तो वो घुलता ही नहीं है। ये KOH में कोई रिएक्शन नहीं आती, बस खत्म, ये हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया? हिंसबर्ग अभिकर्मक लिया और द्वितीयक अमीन में डाला, और द्वितीयक अमीन उससे रिएक्शन करता है, उसके बाद वो बना देता है एक अवक्षेप, PPT बनाता है। ठीक है, PPT बनाने के बाद अगर हमने उसको KOH में डाला, ठीक है, तो वो उसमें नहीं घुलता है, तो जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ, अगर घुल गया था तो प्राथमिक था, नहीं घुला तो वो क्या है? वो द्वितीयक एमीन होगा। तो ये द्वितीयक एमीन है। ठीक है, द्वितीयक एमीन किसे कहते हैं? जिस एमीन ग्रुप में 2 एल्किल ग्रुप लगे रहते हैं, 2 R है। अब है तीसरे के लिए,
एमीन के लिए। इसको जल्दी से नोट कर लो और बुक में हाईलाइट कर देना जल्दी से। हिंसबर्ग एमीन वाला चैप्टर निकालो, बुक लेके रहो मेरे सामने, ऐसे चलेगा नहीं, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन 6, ये SO2Cl की रिएक्शन हमने करा दी, और एक और 1 2 3 ये हो गया, ठीक है। ये अब यहाँ तो क्या होता है, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। यानी इसका क्या मतलब है कि जो टर्शियरी तृतीयक एमीन होते हैं वो हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया ही नहीं करते हैं। तो अगर कोई एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से रिएक्शन ही नहीं करेगा तो यहां से हम पता कर सकते हैं कि वो कौन सा होगा, तृतीयक एमीन होगा, क्योंकि प्राथमिक और द्वितीयक एमीन तो अभिक्रिया करते हैं। ओके, सिर्फ कौन सा नहीं करता, जो टर्शियरी है यानी तृतीयक एमीन अभिक्रिया नहीं करता, इसे ध्यान में देना है, ठीक है। और ये देखो क्वेश्चन में ये भी कहा है कि दिन के दिन रिएक्शन भी देना है, तो इसलिए मैंने रिएक्शन भी लिख दी। अगर रिएक्शन नहीं देनी होती तो मैं इसी को क्या करता, शब्दों में व्यक्त कर देता, ठीक है। शब्दों में आप लिख लेना। शब्दों में कैसे लिखेंगे कि हिंसबर्ग अभिकर्मक की रिएक्शन जब हमने द्वितीयक एमीन से कराई तो एक अवक्षेप प्राप्त हुआ, जिसको हमने अगर क्षार में डाला तो वो क्या होता है, नहीं घुलता। तो क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 है स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं, स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन है पृष्ठ रसायन से। ओके, पृष्ठ रसायन में जल्दी जाओ, एनसीईआरटी में ये लिखा नहीं गया है। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं और से, यूट्यूब से या गूगल से इसका नोट बना के वहाँ पर स्टिक करना पड़ेगा, ठीक है। एक छोटे से स्टिकी नोट्स में क्या करो, इसको नोट करो इसका आंसर, और फिर वहाँ पर उसको स्टिक कर देना, ठीक है, कहीं पर, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा नहीं गया है स्वर्ण संख्या की डेफिनेशन, ठीक है। तो आंसर देखो क्या है, आंसर 9th, आंसर 9th है स्वर्ण संख्या रक्सी कोलाइड की वह मात्रा है जो 10 ml द्रवविरागी कोलाइड को 1 ml 10% NaCl विद्युत अपघट्य से स्कंदन विद्युत अपघट्य से स्कंदन होने से बचाती है। ये मात्रा है वो, कि जैसे कि हमें पता है ना, एक रक्सी कोलाइड, एक द्रव विरागी कोलाइड होते हैं और द्रव रागी कोलाइड होते हैं, ठीक है, द्रव रागी। अब जो द्रव विरागी कोलाइड होते हैं ना, वो आसानी से क्या हो जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं। उसमें अगर कोई विद्युत अपघट्य डालो तो उसमें आसानी से स्कंदित हो जाते हैं, लेकिन उसकी स्कंदन क्षमता को इसको स्कंदन से रोकने के लिए उसमें द्रवरागी कोलाइड मिलाया जाता है। द्रवरागी कोलाइड क्या करता है, उसके चारों ओर एक आवरण बना देता है, ठीक है, और जिससे कोई विद्युत अपघट्य डालेंगे तो स्कंदन होने से क्या हो जाती है, रोक हो जाती है। तो जो द्रवरागी कोलाइड होते हैं ना, उनको रक्षी कोलाइड भी कहते हैं, क्योंकि वो द्रव विरागी कोलाइड का क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। और किससे, देखो 10 ml हमने क्या लिया, कोई भी द्रव विरागी लिया, जैसे द्रव विरागी माने गोल्ड सॉल ले लिया, सोने का जो कोलाइड विलयन बनाया हमने वो ले लिया, उसको हमने क्या किया, 10% एक सॉल्यूशन बनाया, उसका 1 ml उसमें डाला, ये विद्युत अपघट्य है जो स्कंदन करेगा। अब उसे स्कंदन होने से बचाने के लिए जितनी इसकी मात्रा चाहिए हमको, क्या, द्रवरागी कोलाइड की, जो बचा रहा है कि स्कंदन ना हो, 1 ml 10% NaCl के सॉल्यूशन से, उसी मात्रा को क्या कहते हैं, स्वर्ण संख्या कहते हैं। अगर स्वर्ण संख्या की मात्रा ज्यादा होती है
तो वो जो रक्षी कोलाइड होता है उसकी जो क्षमता होती है वो कम होती है, ठीक है, क्योंकि अगर इसकी मात्रा ज्यादा पड़ लग रही है, उसको रक्षा करने के लिए ज्यादा मात्रा में चाहिए, तो उसकी जो क्षमता होती है वो कम होती है, ठीक है। तो यहां पर इसको ध्यान देना है, ये परिभाषा हो गई। और इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्वर्ण संख्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रक्षी कोलाइड की क्षमता। ये अगर स्वर्ण संख्या ज्यादा आती है तो उसकी क्षमता क्या होगी, कम होगी, ठीक है, इसको याद रखना है। ये हो गया खत्म। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की शुष्क बर्फ पर अभिक्रिया बताइए। अब हमें इसकी अभिक्रिया से बताइए। सबसे पहले तो आप निकालो, मुझे जल्दी से निकालो, क्या, कार्बोक्सिलिक वाला चैप्टर बताइए, ठीक है। कार्बोक्सिलिक वाले चैप्टर में ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया शुष्क बर्फ कौन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ड्राई आइस। तो ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ एक कॉर्नर पे, इसको नोट कर लेना, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। जो शुष्क बर्फ होती है ना, शुष्क बर्फ वो क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करानी है। ग्रिग्नार्ड तो आप जानते ही हो ना, यस, ग्रिग्नार्ड होता है ये और MgX। अब R क्या है, एल्काइल ग्रुप है, ये हमको पता होता है, यानी मैथिल हो सकता है, इसकी जगह पे एथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, ब्यूटिल हो सकता है, पेंटिल हो सकता है, ओके। X क्या है, हेलोजन से है, ओके। हेलोजन आप जानते हैं FCl-Bri ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट, ओके। तो यहाँ पर आप Cl भी रख सकते हैं, यहाँ पर आप CH3 भी लगा सकते हैं, मैंने एक जनरल लिया है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन आपको किससे करानी है, कार्बन डाइऑक्साइड से। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड में ध्यान से देखना, इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पता चल रहा है विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन की ज्यादा होती है तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहां पर देखना, ये क्या है, मेटल है तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे क्या होता है, नेगेटिव, और ये बॉन्ड टूटता है, ग्रिग्नार्ड का यही बॉन्ड टूटता है, ठीक है। और ये अभिक्रिया करता है इससे, ठीक है। ये नेगेटिव वाला कहां चला गया, प्लस के पास। अब देखो, हाँ, ये बन गया हमारा R, किसके साथ जुड़ गया, इस कार्बन के साथ, और जैसे इसके साथ जुड़ा ये बॉन्ड ऊपर को चला गया, क्योंकि एक बॉन्ड कार्बन में भी ये नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये बॉन्ड ऐसे ही रहा, और यहाँ पर का जो MgCl था वो यहाँ पर जुड़ गया, ठीक है। और हमने इसमें थोड़ा सा क्या डाल दिया, H2O, एसिडिक वाटर, ठीक है। तो एसिडिक वाटर डालेंगे तो हम क्या हो जाएगा, ये देखो, इसके साथ क्या लग गया, OH, H लग गया, हाँ, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटा, H इसके साथ लग गया और OH इसके साथ लग गया, ये पानी का, ये हो गया, प्लस MgOH। वाटर कैसे टूटता है, H प्लस और OH नेगेटिव में, और ये बन गया Cl, ये बन गया, ठीक है। और ये बना हमारा प्रोडक्ट, ये, ठीक है। ये जनरल रिएक्शन लिखी मैंने, R की जगह पे क्या लगा, ये Cl नहीं लगाना चाहिए, मुझे X ही लगाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि Cl आप यूज कर सकते हैं पर्टिकुलर पर। तो ये रिएक्शन थी ग्रिग्नार्ड, ठीक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ये है, ओके। ग्रिग्नार्ड, जल्दी से जहां पर ग्रिग्नार्ड है ना बुक में, उसे हाईलाइट करो, ठीक है। ऑर्गेनिक चैप्टर में एक तो हेलो एल्केन में होगा, फिर अल्कोहल में होगा, फिर कार्बोक्सिलिक में होगा, यहाँ 3 जगह ही होगा, ठीक है। तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे बनता है इसे भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। अब देखना, हाँ, ग्रिग्नार्ड कैसे बनता है। हमने लिया कोई RX, हेलो एल्केन ले लिया,
हेलोजन की रिएक्शन हमने मैग्नीशियम से करा दी, मैग्नीशियम से करा दी, थोड़ा गर्म कर दिया और गर्म करने के बाद ये बन गया RMgX। ये होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये है हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ऐसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है और उसकी किससे अभिक्रिया करानी है? शुष्क बर्फ यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के जो 10 क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लेना, ठीक है, नोट। इसके अलावा और भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और ये 8th लेक्चर था, 9th 10th लेक्चर आएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ पर काला बटन दिख रहा है तो उसे दबा के जाइएगा ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ पूरे जोश के साथ। और वन मोर थिंग, आजकल के डे बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, इसलिए 15-15 घंटे स्टडी में लगाओ, ठीक है। कितने घंटे? 15। और कुछ काम को इग्नोर मारना आजकल, ठीक है। उसके बाद एग्जाम होने के बाद फिर आप उन काम को कर सकते हो, लेकिन एग्जाम तक सारे और काम क्या होंगे? इग्नोर मारना। 15 घंटे मिनिमम पढ़ाई करो, ठीक है, 15 घंटे। और 15 घंटे मिनिमम पढ़ाई करेंगे तो 90% से ऊपर तुम्हारा कोई भी रोक नहीं सकता, ठीक है। यस, सारे मार्क्स किस पे डिपेंड करते हैं? मार्क्स पे ध्यान मत देना, कितने मार्क्स तुमको लाने हैं, ध्यान देना है स्टडी कितनी करनी है, ठीक है। स्टडी का जितना क्वांटिटी बढ़ाओगे मार्क्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे, कीप इन माइंड। तो ज्यादा से ज्यादा टाइम आजकल क्या करो? स्टडी में देना है। ओके, और मैं आपके साथ हूँ। ऑल द बेस्ट, आपके पेपर बहुत अच्छे रहेंगे, बस आपसे स्टडी करते रहो। और आपसे मिलता हूँ नए जोश के साथ एक नई वीडियो में। ओके, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपने प्यारे से पीके सर को। और लाइक जरूर कर दें और कमेंट जरूर करना अगर कोई दूसरे टॉपिक पे आपको चाहिए या कोई न्यूमेरिकल चाहिए, प्लीज। ओके, कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, जैसे पवन, वैभव, बहुत सारे बच्चे हमारे करते रहते हैं, तो प्लीज अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो में उनका नाम भी लेता रहूंगा। जिनका कमेंट आता है उनका मैं नाम लेता हूं, ठीक है। तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड में। ओके, तो मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में। ओके, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।